हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें इस चैप्टर से मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो हमने उसमें कवर किए थे। तो आज हम देखेंगे हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड, कि इंडिया के अंदर जो स्टेट्स थी उनको किस तरीके से फॉर्म किया गया, बनाया गया, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है लिंग्विस्टिक, दैट मीन्स रिलेटिंग टू लैंग्वेज। मतलब जो चीज़ लैंग्वेज से क्या कर रही है, रिलेट कर रही है, वो है हमारे पास लिंग्विस्टिक। तो अगर आप पीछे 1920 का सीन याद करेंगे या 1920s में चले जाएंगे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो मेन पार्टी थी फ्रीडम स्ट्रगल की, जिसने बहुत सारे प्रोमिस किए थे कि अगर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा तो हम जो है वो ये काम क्या करेंगे, पूरे करेंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने बहुत सारे प्रोमिस किए। एक प्रॉमिस उन्होंने ये भी किया कि जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलेगी, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में हम क्या करेंगे, प्रोविंसेस को डिवाइड कर देंगे। मतलब अलग अलग भाषाओं के आधार पे हम क्या करेंगे, नेशन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बना देंगे। जैसे असामीज़ हो गया, मलयालम हो गया, ठीक है, और भी जो मतलब लैंग्वेजेस थी उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्टेट नेशन की डिवीजन करेंगे स्टेट में। ठीक है, प्रोविंसेस का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टेट। हाउएवर आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जैसे ही इंडिपेंडेंस मिल गया था, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कांग्रेस जो था उसने अपना एक भी प्रॉमिस जो था वो पूरा नहीं किया इंडिया के लिए। इंडिया जो था वो रिलीजन के बेसिस पे तो डिवाइड हो ही चुका था। ठीक है, हिंदुइज्म और मुस्लिम्स का ये कंसेप्ट लेके इंडिया को डिवाइड कर दिया गया था इंडिया के आज़ाद होने से पहले ही। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया जो था वो डिवाइड हो चुका था पहले ही रिलीजन के बेसिस पे। गांधी जी के ना चाहने के बावजूद भी इंडिया की डिवीजन हो चुकी थी, और फ्रीडम हैड कम नॉट टू वन नेशन बट टू टू। फ्रीडम जो थी वो एक नेशन को नहीं मिली थी, बल्कि दो नेशंस को मिल गई थी, बिकॉज इंडिया जो था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, और ये इंडिपेंडेंस से पहले ही हो चुका था। इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही इंडिया की डिवीजन हो गई थी एज ए रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जैसे ही इंडिया की पार्टीशन हो गई थी, 10 लाख पीपल जो थे वो मारे गए थे दंगे फसादों में, और उसमें दोनों कम्युनिटी के लोग थे, हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे। ठीक है, जैसे ही इंडिया की पार्टीशन हो रही थी ना, पार्टीशन के टाइम पे क्या किया गया था, 10 लाख से ज़्यादा लोग जो थे वो दंगे फसादों में मारे गए। कुड द कंट्री एफर्ट फर्दर डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो क्या ये जो कंट्री थी वो फिर से इस तरह की सिचुएशन को एफर्ट कर पाती, मतलब अगर इंडिया की डिवीजन हो जाती लैंग्वेज के बेसिस पे, तो कंट्री के अंदर फिर से दंगे फसाद होते, और दंगे फसाद होने के बाद फिर बहुत सारे लोग मारे जाते, तो क्या कंट्री इस चीज़ को एफर्ट कर सकती थी? इसी का क्वेश्चन जो है वो आगे, इस क्वेश्चन का आंसर जो वो आगे दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर जो थे, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे वल्लभ भाई पटेल, ये लोग जो थे ये बिल्कुल लिंग्विस्टिक स्टेट के अगेंस्ट थे। मतलब ये लोग नहीं चाहते थे कि लिंग्विस्ट स्टेट्स की क्या हो, क्रिएशन हो। तो पार्टीशन के बाद नेहरू जो थे उन्होंने बोला, डिसरप्शंस टेंडेंसीज हैड कम टू द फोर टू चेक देम, द नेशन हैड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड। इन्होंने बोला कि हमें ऐसी सारी चीज़ों को रोकना होगा जिसकी वजह से क्या होंगी, डिसरप्शंस होगी, मतलब तबाही देखने को मिलेगी, और हमें ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना होगा जो नेशन को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाएगा, और साथ ही साथ में उसको यूनाइट करेगा। हमें ऐसी चीज़ें करनी होगी जिससे ये नेशन जो है वो यूनाइट हो, ना कि डिवाइड हो। और पाटेल जो है वो लिखते हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ इंडिया एज द प्रेजेंट मोमेंट इज दैट इट शुड बी मेड अ नेशन। जो सबसे पहली और आखिरी ज़रूरत है इंडिया की उस समय पे, वो क्या थी कि इंडिया को एक नेशन बनाना है। एवरीथिंग विच हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हैज़ टू गो फॉरवर्ड, एंड एवरीथिंग विच थ्रोज ऑब्स्टेकल्स इन हिज वे हैज़ टू बी रिजेक्टेड। उन्होंने बोला कि हमें हर वो चीज़ करनी होगी जो राष्ट्रवाद की भावना को लोगों के अंदर जागरूक करेगी, और हमें हर उस चीज़ को बाहर निकालना होगा, रिजेक्ट करना होगा जो उस चीज़ के बीच में एक बाधा जो है वो बन के आ रही है। किस चीज़ के बीच में, देश को यूनाइट करने के बीच में। और हमें ये जो पॉलिसी है इसको क्या करना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के ऊपर भी अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बार लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बन जाते तो इंडिया की फिर से क्या हो जाती, डिवीजन हो जाती, और इस बार जो डिवीजन होती वो लैंग्वेज के बेसिस पे होती। तो उन्होंने बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरह की जो पॉलिसीज़ हैं हमें लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के ऊपर भी अपनानी पड़ेंगी, सो दैट कि हम क्या करें, इंडिया को लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के बेसिस पे डिवाइड होने से बचा सकें, और हमें इस आइडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना होगा।
जो कांग्रेस लीडर्स जो थे, जो पहले प्रोमिसेस कर रहे थे कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर डिवीज़न कर देंगे, अब उन्होंने इस आइडिया को बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया। मतलब अपने इस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट जो थी वो लोगों के अंदर देखने को मिली। कन्नाडा स्पीकर्स, मलयालम स्पीकर्स, मराठी स्पीकर्स, ये सब लोग जो थे ये अपनी अपनी अलग स्टेट चाहते थे। स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट किए गए। हाउएवर तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो था वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया ऑफ व्हाट वाज द मद्रास प्रेसिडेंसी। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा एरिया था किसका, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का, तमिलनाडु का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए, दंगे फसाद किए गए। नेहरू जब कंपेनिंग करने के लिए जाते थे इलेक्शंस के टाइम पे, 1952 में सबसे पहला इलेक्शन किया गया था इंडिया के अंदर, ठीक है, आज़ादी के बाद। तो जब वो इलेक्शंस के टाइम पे कैंपेनिंग के लिए जाते थे तो बहुत सारे लोग जो थे वो ब्लैक फ्लैग्स के साथ वहाँ आ जाते थे और स्लोगन्स जो थे वो बोलने शुरू करते थे, नारे लगाते थे, वी वांट आंध्रा, हमें क्या चाहिए, आंध्रा चाहिए। उसी साल अक्टूबर के मंथ में, ठीक है, 1952 के टाइम पे ही अक्टूबर के मंथ में क्या हुआ, वेतनान गांधीयन नेम्ड पोटी श्रीरामुलु, ये एक गांधीयन फॉलोवर थे जो कि गांधी जी के आइडियाज़ को फॉलो करते थे, जिनका नाम था पोती श्रीरामुलु। ये जो थे ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए। और इन्होंने हंगर स्ट्राइक पे क्यों गए, भूख हड़ताल पे क्यों गए, क्योंकि ये चाहते थे कि आंध्रा स्टेट को जो है वो फॉर्म किया जाए और तेलुगु स्पीकर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे ही ये फास्ट पे गए तो बहुत सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया, हड़ताल हुई, बंद किया गया, बंद मतलब पूरी जगहों को बंद कर दिया गया, जैसे डिस्पेंसरीज होगी, शॉप्स होगी, रोड्स बंद कर दी, बहुत सारी जगहों पे देखने को मिला। तो मतलब इस तरह से लोग जो थे वो क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो ये हैं पोटी श्रीरामुलु, ये गांधीयन लीडर थे जो कि फास्टिंग के मतलब इन्होंने क्या किया था, हड़ताल किया था, भूख हड़ताल किया था, ताकि ये क्या कर सके, तेलुगु स्पीकर्स के लिए एक अलग स्टेट की डिमांड कर सके, और वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 15 दिसंबर 1952 में 58 डेज ये अपने फास्ट पे रहे, मतलब लगभग ये इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। पोटी श्रीमल्लू जो थे उनकी डेथ हो गई। न्यूज़पेपर के ऊपर बताया गया कि जो न्यूज़ थी, पासिंग अवे ऑफ श्रीमल्लू इनगल्फ्ड एंटायर आंध्रा इन चौस, मतलब आंध्रा के सभी लोग जो थे वो शॉक में चले गए। प्रोटेस्ट जो था वो फिर से बढ़ने लगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को के ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो इस डिमांड को क्या करे, फुलफिल करे। सो 1 अक्टूबर 1953 को जो नई स्टेट थी आंध्रा, वो अब फोर्स में आ चुकी थी और उसका नाम रख दिया गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहली इंडियन स्टेट थी जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या बनी थी, एक अलग स्टेट बन गई थी। फिर उसके बाद जैसे ही आंध्रा की क्रिएशन होगी, दूसरी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के लोग जो थे उन्होंने भी डिमांड करना शुरू कर दिया सेपरेट स्टेट का। मतलब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग जो थे वो डिमांड करने लगे कि हमें भी अलग कर दो। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बिठाया गया। इसका काम ये था कि ये जो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट्स की डिवीजन हो रही है, क्या ये सही है या नहीं, इसका काम था वो देखना, ठीक है, इस कमीशन का। सो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाएगी, जिसने रिपोर्ट दी अपनी 1956 में। इसने एक सर्वे किया या एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें इन्होंने बोला, रिकमेंडिंग द रीड्राइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज टू फॉर्म कम्पैक्ट प्रोविंसेस ऑफ असामीज, बंगालीज और या तमिल, मलयालम एंड कन्नड़ा स्पीकर्स रिस्पेक्टिवली। इनको जो है वो रिकमेंड किया गया कि भाई इन सभी प्रोविंसेस की क्या बनेगी, अलग प्रोविंशियल बाउंड्रीज बनेगी, डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगी। जो लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन था नॉर्थ इंडिया का, वो ब्रोकन हो गया और सेवरल स्टेट्स में बट गया। लिटिल लेटर कुछ समय बाद 1960 में बाईलिंगुअल स्टेट जो थी बॉम्बे, मतलब बॉम्बे एक बहुत बड़ी स्टेट हुआ करती थी उस समय पे। तो 1960 के टाइम पे बॉम्बे को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक कर दिया गया मराठी बोलने वाले लोगों के लिए और एक कर दिया गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए। देन 1966 में जो स्टेट थी पंजाब की, उसको भी डिवाइड कर दिया गया पंजाब एंड हरियाणा में। अब जो पंजाबी स्पीकर्स थे, जो कि ज़्यादातर जिसमें सिक्स थे, वो पंजाब में रहने लगे, और बाकी जो थे जो कि पंजाबी तो नहीं बोलते थे, उनकी लैंग्वेज में हरियाणवी और हिंदी का असेंट था, उन लोगों को हरियाणा में जाना पड़ा या शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। मतलब इस तरह से डिवीजन होना शुरू हो चुका था। तो ये देखिए, द मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट की जो थी वो उनकी बनाया गया। जैसे ये जो आपको ये येलो वाला पोर्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये प्रिंसली स्टेट्स का था। और जो ये बाकी यहाँ पे ग्रीन है, नॉट ग्रीन, यहाँ पे देखिए, नॉट येलो वाला पोर्शन आप ये कह सकते हैं, ये जो यहाँ पे तो वाइट शो हो रहा है, लेकिन आपकी बुक पे ना पिंक कलर का होगा। तो ये जो पिंक वाला पोर्शन था ना, ये प्रिंसली स्टेट वाला था। और ये जो येलो यहाँ पे येलो शो हो रहा है, लेकिन ये ग्रीन कलर है, यहाँ पे ये ब्रिटिश इंडिया थी, ठीक है। तो मतलब जहाँ जहाँ पे
ब्रिटिशर्स थे वहाँ वहाँ पे उनका रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था, जो यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन है। बाकी जहाँ पे था, यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट जो थी वो इंडिया के अंदर बना दी गई थी। अब आगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी जो रिस्टवाइल प्रिंसली स्टेट थी और अदर स्टेट्स, ये जो आपका पिंक वाला पोर्शन है, ये कौन सा था, जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी पहले के टाइम पे। रेस्टवाइल का मतलब होता है पहले के टाइम पे, और बाकी जो है वो अदर स्टेट्स हैं। मतलब एक स्टेट सीज टू बी अ प्रिंसली स्टेट एज, एक जो स्टेट है जिसको हम प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे प्रिंस का रूल होता है, उनको जो है वो इंडिया या फिर पाकिस्तान के साथ मर्ज करना पड़ा, या फिर वो उनको अलग रहने के लिए चांस दिया गया। लेकिन बहुत सारी स्टेट्स जो थी, उन्होंने 31 अक्टूबर 1956 तक वो अकेली रही, और उसके बाद वो जो थी वो या तो इंडिया के साथ ज्वाइन होगी या तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होगी थी, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करवाया गया था, जिसमें उनको बोल दिया गया कि आप लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, या तो इंडिया के साथ ज्वाइन होंगे या तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होंगे। ठीक है। देन उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे, ब्रिज ऑन द महानदी रिवर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोकने के लिए ब्रिज जो है वो महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया है। ब्रिजेस एंड डैम्स बिकम द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर ब्रिजेस और डैम्स जो थे ये क्या कर रहे थे, डेवलपमेंट का सिंबल जो है वो बनाए हुए थे। स्टेट जो है किसी भी राज्य को बोल सकते हैं आप concerned with the government, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। नोट दैट यूज्ड इन दिस सेंस द वर्ड डज नॉट रेफर टू द डिफरेंट स्टेट्स विच आर फाउंड इन अ कंट्री। तो यहाँ पे स्टेट का मतलब वो नहीं है कि जो आप डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं ना, कि ये वाली आंध्र प्रदेश स्टेट है, तमिलनाडु, इस तरह से कर्नाटका स्टेट है, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब वो है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होगी। तो प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, इंडिया को अब जो है वो लिफ्ट अप करना था और इंडियंस को पॉवर्टी से बाहर निकालना था। तो इस चीज़ के लिए क्या किया गया, मेजर ऑब्जेक्टिव जो थे वो अपनाए गए, जैसे टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेसिस पे किस तरह से हम इंडिया को डेवलप कर सकते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे किस तरह से एक न्यू नेशन बनाया जाएगा, उसके लिए एक पॉलिसीज जो थी वो बनाएगी। 1950 के टाइम पे गवर्नमेंट जो थी उसने प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया, ताकि वो हेल्प कर सके डिज़ाइन और एग्जीक्यूट करने के लिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरीके से लाया जा सकता है, या ऐसे कौन कौन सी पॉलिसीज़ हमें बनानी पड़ेंगी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो लाई जा सके इंडिया के अंदर, और इंडिया के लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए। देयर वाज अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन व्हाट वाज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम दिया गया है, या जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल जो था वो अडॉप्ट किया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसमें जहाँ पे स्टेट और प्राइवेट सेक्टर जो है वो दोनों अपना रोल प्ले कर रही हो, ताकि वो कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप कर सकें। ठीक है। तो यहीं पे आगे ये भी लिखा हुआ है, बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इंपॉर्टेंट एंड कम्प्लीमेंट्री रोल्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स। यानी कि स्टेट और प्राइवेट सेक्टर को ये रोल दिया गया है कि आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं। वट स्पेशली दीज रोल्स वर टू बी, और ये रोल्स जो थे वो क्या थे, कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इनिशिएट की जाएं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उसको मार्केट में सेटअप किया जाए और लोगों को अलग अलग तरह के जो काम है वो करने को मिले। हाउ टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स, और किस तरीके से एक बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जाएगा रीजन्स और स्टेट्स के बीच में, वॉज टू बी डिफाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन। और ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ये किसके द्वारा सेटअप की जा रही थी, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो फॉर्मुलेट किया गया। दिस फोकस स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड ऑन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो लाया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो ये दिया गया कि किस तरीके से हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील हो गया, और साथ ही साथ में डैम्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से की जाएगी, बिकॉज इन्हीं सभी की चीज़ों की वजह से इकोनॉमी जो थी वो डेवलप होनी थी। ये जो सेक्टर्स थे ये स्टेट के कंट्रोल के अंडर थे। दिस फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री, और ये जो थे ये हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस कर रहे थे, और किस तरीके से इकोनॉमी को रेगुलेट किया जाएगा, ऐसी कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई जाएगी ताकि इंडिया की को पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सके। और यही चीज़ें जो थी, यही इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो लगभग अगले कुछ सालों तक जो है 30-40 सालों तक जो था वो अपनाएगी। ये जो अप्रोच थी ये सपोर्ट कर रही थी, कुछ लोगों के द्वारा सपोर्ट की जा रही थी, लेकिन कुछ लोग जो थे वो इसको क्या कर रहे थे, अपोज भी कर रहे थे। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये आपको एक फिगर दिया हुआ है। दिस वाज द फर्स्ट ऑफ द 4 डैम्स बिल्ट ऑन द चंबल रिवर इन मध्य प्रदेश, इट वाज कंप्लीटेड इन 1960। ये जो है ये डैम जो था
बनाया गया था चंबल रिवर के ऊपर मध्य प्रदेश में, जो कि कंप्लीट हुआ था 1960 में। अब नेहरू ऑन द 5 ईयर प्लान, नेहरू का क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना था 5 ईयर प्लान्स के ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ग्रेट सपोर्ट में थे प्लानिंग प्रोसेस के। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आइडल्स और पर्पस जो है प्लानिंग के, वो होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक हमारे पास प्लानिंग ही नहीं होगी, प्लान्स ही नहीं होंगे, तो हम किसी चीज़ के ऊपर काम नहीं कर सकते। 22 दिसंबर 1952 में इन्होंने एक लेटर लिखा था, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स हैं, कंसेप्शन ऑफ इंडियाज यूनिटी एंड ऑफ अ माइटी कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि ये इंडिया को यूनाइट करने में भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, और इंडिया के लोगों के लिए डेवलपमेंट करने में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेंगे। वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट इट इज़ नॉट merely द गवर्नमेंटल मशीनरी दैट काउंट्स इन ऑल दिस। और उन्होंने बोला कि हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो इंडिया को डेवलप करने में हेल्प नहीं करेगी। लोगों का कोऑपरेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह की चीज़ें जो है इन्होंने बोला एक हमारे पास एक स्पेशल फिगर होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होनी चाहिए, और हमें पता चल सके कि वो स्कीम किस लिए लाई गई है, और लोग जो है लोगों की कॉपरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कंट्री की डेवलपमेंट को पूरा बनाने में। देन जवाहरलाल नेहरू एट द बिहार स्टील प्लांट, यहाँ पे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो बिहार स्टील प्लांट में आए हुए हैं। बिहार स्टील प्लांट जो था वो सेटअप किया गया था फॉर्मर सोवियत यूनियन के द्वारा। फॉर्मर सोवियत यूनियन के द्वारा इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो आती थी, जैसे रशिया हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, लेकिन इनकी डिवीजन हो गई थी, और ये सोवियत यूनियन जो था वो डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो उनके द्वारा ये 1959 में सेटअप किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ के रूरल एरियाज के बैकवर्ड में लोकेटेड है। ये इट कैम टू बी सीन एज एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन रहा है डेवलपमेंट का इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद। देन उसके बाद क्या है, कुछ लोगों का तो ये मानना था कि लोग जो थे वो बोल रहे थे कि ज़्यादा एम्फेसिस जो है, ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एग्रीकल्चर के ऊपर होनी चाहिए, कि प्लानिंग कमीशन को सबसे ज़्यादा काम जो है, फोकस जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर देना चाहिए। अदर आर्ग्यूज दैट इट हैड नेग्लेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन। और कुछ लोग जो थे वो बोलने लगे थे कि प्राइमरी एजुकेशन को ही नेग्लेक्ट कर दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर प्लान्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप किया जाए, लेकिन एग्रीकल्चर कैसा बढ़ाया जाए इस पर तो कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहा। प्राइमरी एजुकेशन जो लोगों को मिलनी चाहिए उसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं कर रही है। स्टिल अदर बिलीव दैट, दूसरों का ये मानना था कि इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से कैसे इफेक्ट हो रही हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना जो है वो इन्होंने निगलेक्ट कर दिया। मतलब जो मशीनरीज लाई गई हैं, जो फैक्ट्री सेटअप की गई हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट के ऊपर, इसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। महात्मा गांधी की फॉलोवर थी मीरा बहन, जिन्होंने लिखा 1949 में कि साइंस और मशीनरी जो है वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो देंगी, लेकिन वो प्रॉफिट कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन उस प्रॉफिट से या उन सब चीज़ों से बाद में क्या इफेक्ट पड़ेगा या लॉस होगा उसके बारे में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर बैलेंस, हमें नेचर बैलेंस के बारे में पढ़ना होगा और अपने आप को डेवलप करना होगा विद इन न्यू हर्ट लॉज, उसके लॉज के साथ, इफ़ वी आर टू सर्वाइव एज अ फिजिकली हेल्थी एंड मॉरली डिसेंट स्पीशीज। अगर हमें एक अच्छा स्वस्थ और फिजिकली सर्वाइव करना है तो हमें नेचर के साथ साथ ही अपने आप को चलाना होगा। अदरवाइज हमें ये सब चीज़ें जो है कुछ टाइम के लिए हमारे डेवलपमेंट तो करेंगी, लेकिन बाद में इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ेगा उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। सो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की सर्च जो थी वो की गई थी। यहाँ पे फिगर 9 दिया है। जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन जो थे वो यूनाइटेड नेशंस में पहुँचे। कृष्णा मेनन जो थे उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूएन के अंदर 1952 और 1962 में, और वहाँ पे उन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की डिमांड करी। व्हाट इज़ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी? नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी एक तरह की पॉलिसी थी जिसमें जो भी इंडिपेंडेंट नेशंस थे ना ही वो यूएसएसआर के साथ ज्वाइन होना चाहते थे, ना ही वो यूएसए के साथ ज्वाइन होना चाहते थे। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली मूव करना चाहते थे। तो इंडिया जो था, जैसे ही उसको फ्रीडम मिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो देखी थी फ्रीडम को पाने के लिए। उस समय पे एक न्यू इंटरनेशनल बॉडी जो थी जिसको यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, वो फॉर्म हुई थी 1945 में, और वो अभी रिसेंटली ही क्या हुआ था 1945 में फॉर्म की गई थी। 1950s और 1960 में कोल्ड वॉर का भी एमरजेंस हुआ। कोल्ड वॉर मतलब क्या होता है, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता है, आपसी मनमुटाव रहता था।
होता है, ठीक है। इसमें खून खराबा नहीं होता है, सिर्फ आपसी मनमुटाव या रंजिशें जो है वो चलती हैं। तो 1950 और 1960 टाइम पे कोल्ड वॉर को जो था इमरजेंस हुआ था। और ये कोल्ड वॉर जो था वो टू पावर राइवलरीज के बीच में चल रहा था। कन्फ्लिक्ट चल रहे थे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यूएसए यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर जिसको अभी एशिया के नाम से जाना जाता है। ये दोनों कंट्रीज जो थी ये मिलिट्री अलायंसेस को क्रिएट कर रही थी। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन कॉलोनियल एम्पायर्स वर कोलैप्सिंग एंड मैनी कंट्रीज वर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। और यही वो पीरियड था जब बहुत सारी कॉलोनियल एम्पायर्स जो थी उनका वो टूट रही थी और बहुत सारी कंट्रीज जो थी उनको इंडिपेंडेंस मिल रही थी, जिसमें इंडिया भी एक था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने वो उस समय पे एक तो वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, दूसरा वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के। इन्होंने इंडियन फ्री इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी जो थी वो डेवलप की थी, और इन्होंने नॉन अलाइनमेंट फॉर्म द बेडरॉक ऑफ दिस फॉरेन पॉलिसी, और इन्होंने नॉन अलाइनमेंट को भी सपोर्ट किया, जो कि फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटरमेंट जो था उस समय पे देखा गया था। फॉरेन पॉलिसी मतलब क्या है, किस तरीके से फॉरेन कंट्री के साथ हमने रिलेशन बना के रखना है, ठीक है। तो उसको फॉरेन पॉलिसी बोला गया था। तो यहाँ पे स्टेट्समैन थे जैसे कि इजिप्ट के, यूगोस्लाविया के, इंडोनेशिया, घाना और इंडिया के। इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को क्या किया, सपोर्ट किया, और इन्होंने ये डिमांड करा कि हम जो है ना ही ये जो टू मेजर अलायंसेस थी ना, यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दोनों के साथ हम जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे। ये पॉलिसी जो थी ये बता रही थी कि हम जो है वो आइसोलेटेड रहेंगे या फिर न्यूट्रल रहेंगे, यानी कि ना ही हम यूएसए के साथ ज्वाइन करेंगे ना ही हम यूएसएसआर के साथ ज्वाइन करेंगे। Former means remaining aloof from world affairs, whereas non-aligned countries such as India play an active role in mediating between the American and Soviet alliances। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये लोग जो थे वो नॉन अलाइंड रहना चाहते थे, ना ही ये उसके यूएसएसआर के साथ ज्वाइन होना चाहते थे, ना ही यूएसए के साथ ज्वाइन होना चाहते थे। और इंडिया जो था वो एक एक्टिव मेंबर रहा था अमेरिकन और सोवियत अलाइंसेस के बीच में नेगोशिएशंस करवाने में, ठीक है। आपसी बातचीत करवा के इनके बीच के मसले जो थे, कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो सॉल्व करने में इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल भी रहा है। दे ट्राई टू प्रिवेंट वॉर, ये वॉर से बचना चाहते थे। साथ ही साथ में ऑफन टेकिंग अ ह्यूमैनिटेरियन एंड मॉरल स्टैंड अगेंस्ट वॉर, ये वॉर के अगेंस्ट भी खड़े हो जाते थे। अगर कहीं वॉर होता था तो वहाँ पे ये उस वॉर से अपने आप को बचाने के लिए ये लोग बहुत सारे स्टेप्स जो थे वो उठाते थे। हाउ फॉर वन रीजन और अनदर मैनी नॉन अलाइंड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया गॉट इन्वॉल्व इन वॉर्स, और किसी एक रीज़न के लिए या फिर दूसरे रीज़न के लिए जितनी भी नॉन अलाइंड कंट्रीज थी वो जैसे कि इंडिया भी हो गया, उसमें ये लोग जो थे वॉर्स के अंदर इन्वॉल्व होते थे और अपने आप को अपनी कंट्री को सेव करते थे कि अब फिर से जो है वो किसी ब्रिटिशर्स का या किसी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट का हमारी कंट्री के ऊपर किसी भी तरह का कब्जा ना हो पाए। 1970s में बहुत सारी कंट्रीज जो थी जिन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था वो ज्वाइन कर दिया था। नाम, इसको नाम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आगे यहाँ पे। तो लीडर्स जो थे एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के वो बांदुंग में मिले थे इंडोनेशिया में 1955 में। 22 न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थी उस समय पे अभी रिसेंटली आज़ाद हुई थी, और उन्होंने इस फेमस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था टू डिस्कस हाउ अफ्रीकन एशियन नेशंस कुड कंटिन्यू टू अपोज colonialism एंड वेस्टर्न डोमिनेशन। मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, इसमें उन लोगों ने ये डिस्कस किया था अफ्रीका और एशियन के लोगों ने कि वो किस तरीके से कॉलोनियलिज्म को अपोज करेंगे और वेस्टर्न डोमिनेशन जो कि उनके ऊपर उनको सप्रेस कर रही थी उससे किस तरीके से बचा जाए। इन सब चीज़ों के लिए उन लोगों ने क्या किया था, कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है द नेशन 60 ईयर्स ऑन, यानी कि ये बुक थोड़ा जो है वो 2008 या 2006 2007 में पब्लिश हुआ था। तो अभी तो हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 या 74 ईयर्स हो चुके हैं। तो उस समय पे इंडिया जो था वो अपना 60 ईयर्स जो था वो एज अ इंडिपेंडेंट नेशन की तरह सेलिब्रेट किया कर रहा था। हाउ वेल हैज़ द कंट्री डन इन दिस टाइम, और कितना ज़्यादा जो था इस कंट्री ने अपने इस टाइम पीरियड के बीच में अचीव कर लिया था। एंड टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ इट फुलफिल द आइडल सेट आउट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी लिखा गया था उस चीज़ को कितना फॉलो किया गया है वो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि 60 सालों के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा, अभी तो लगभग हमें आज़ादी मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। 60 तो अभी उस समय पे बताया जा रहा है क्योंकि बुक जो है वो पुरानी है ये।
तो मतलब कितना हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया था उसके अकॉर्डिंगली हमने कितना अचीव किया, कौन कौन से आइडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए थे हमने उसको कितना फॉलो किया, वो अभी हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। दैट इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड, इंडिया जो है वो अभी भी क्या है, यूनाइटेड है, एंड दैट इट इज़ स्टिल डेमोक्रेटिक, और ये डेमोक्रेटिक भी है, और इसने बहुत सारी अचीवमेंट जो है वो अचीव करी थी, जो कि हमारे लिए प्राउड की बात है। बहुत सारे फॉरेन ऑब्जर्वर जो थे उनका ये मानना था कि इंडिया जो है वो कभी भी एज अ सिंगल कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बेसिस पे ये जो नेशन है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दूसरों का ये मानना था कि इंडिया जो है वो मिलिट्री रूल के अंडर आ जाएगा। हाउएवर एज मैनी एज 13 जनरल इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड सिंस इंडिपेंडेंस, और जब से हमारे देश में आज़ादी हमें मिली है 13 इलेक्शंस जो हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद से क्या हो चुके हैं, कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वो स्टेट इलेक्शंस हो चाहे वो लोकल इलेक्शंस हो। ठीक है, आप ये कह सकते हैं 13 जनरल इलेक्शंस हुए हैं और 100 जो है वो स्टेट और लोकल इलेक्शंस हुए हैं। देर इज़ अ फ्री प्रेस, हमारे इंडिया के अंदर प्रेस जो है वो फ्री है, वो कुछ भी बोल सकती है, एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और जुडिशरी जो है वो कोई भी डिसीजन जो है वो मतलब आज़ादी से फ्रीली जो है वो ले सकती है। फाइनली द फैक्ट दैट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, लोग जो है वो अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट तरह के फेथ्स को, रिलीजन को फॉलो करते हैं, और फिर भी हमारे देश में यूनिटी जो है वो क्या है, बनी हुई है। दूसरी तरफ हम ये देखें, अब बहुत सारी डिवीजन जो है वो भी देखने को मिल रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारी गारंटीज जो है वो प्रोवाइड की हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी को उन्होंने बोला कि ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी जो अनटचेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं पे देखने को मिल रही है। दलित जो है वो वायलेंस को, हिंसा को और भेदभाव को अभी भी क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। इंडिया के बहुत सारे रूरल पार्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे दलित्स को पानी लेने की इजाज़त नहीं है, टेम्पल्स के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, पार्क्स और पब्लिक प्लेसेस में भी जाने की इजाज़त नहीं है। एंड डिस्पाइट द सेकुलर आइडल्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर आइडियाज़ का मतलब कि हमारा देश जो है वो धर्म निरपेक्ष है, मतलब यहाँ पे किसी भी एक धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। कहने का ये मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें बोलता है कि हमारी कंट्री जो है वो सेकुलर है, कोई भी किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, लेकिन फिर भी डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में क्लैशेस जो है वो कंट्री के अंदर देखने को मिल रही हैं। इन सब के अलावा एज मैनी ऑब्जर्वर्स हैव नोटेड, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ने ये भी नोट किया है कि जो ये खाई बनती जा रही है रिच और पुअर्स की, कई सालों से ये भी डिपेंड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अमीरी और गरीबी का कंसेप्ट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ पार्ट्स जो हैं इंडिया के और कुछ जो इंडियंस हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन कुछ को बेनिफिट नहीं मिल रहा। दे लिव इन लार्ज हाउसेज एंड डाइन इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, वो लोग जो हैं वो अच्छे बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, खाना जो है वो रेस्टोरेंट्स में, महंगे रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं, अपने बच्चों को एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं, और एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडेज़ भी वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। मतलब जब उनको हॉलीडेज़ होती है तो वो अच्छी अच्छी जगहों पे, महंगी महंगी जगहों पे जाके क्या करते हैं, अपने हॉलीडेज़ को स्पेंड करते हैं एट द सेम टाइम। और उसी जगह अगर हम देखें, जो लोग पॉवर्टी लाइन से बिलो रहते हैं, जो लोग बहुत ही गरीब हैं, झोपड़पट्टे में रहते हैं, या फिर बहुत ही दूर दराज के गाँव पे रहते हैं, और उनके बच्चे जो हैं अपने बच्चों को वो अच्छे स्कूल्स में, इवन दो उसके वो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में भी भेजने की कंडीशन में नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें रिकॉग्नाइजेशन देता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि हर एक पर्सन जो है वो कानून की नज़र में बराबर है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ इंडियन जो हैं वो मोर इक्वल है दूसरे के कंपैरेटिवली। जज्ड बाय द स्टैंडर्ड्स इट सेट इटसेल्फ एट इंडिपेंडेंस, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन एज अ ग्रेट सक्सेस बट इट हैज़ नॉट बीन अ फेलियर आइदर। अगर हम ये सारी कंसेप्ट्स देखें एक इंडिपेंडेंट नेशन के अंदर, तो हम ये तो कह सकते हैं कि हमारा जो इंडियन रिपब्लिक इंडिया है उसने इतनी ज़्यादा सक्सेस तो अचीव नहीं की, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है वो फेल हो चुका है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाया है। हम ऐसी चीज़ों को जो है वो नहीं ला सकते सामने, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने सक्सेस अचीव नहीं की है, तो हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हमारा जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है वो फेल हो चुका है लोगों को उनके राइट्स प्रोवाइड करने में। तो अब देखिए यहाँ पे ये धारावाही है मुंबई की, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम्स। अगर आप वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा झोपड़पट्टी जो है वो मुंबई के धारवी इलाके में है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे अब हम देखेंगे एल्सवेयर में, वहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये आपका एल्सवेयर में दिया हुआ है कि व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर जो है वो क्या हुआ था।
1956 में जो इंडिया की जो स्टेट्स में रीऑर्गेनाइज किया गया था ना, कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम इंडिया को क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्टेट में डिवाइड करेंगे। तो उसी समय पे जो पार्लियामेंट थी श्रीलंका की, श्रीलंका को उस समय पे सिलोन बोला जाता था। उन्होंने एक एक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने सिन्हाला को रिकॉग्नाइज किया कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी कंट्री की। उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को मीडियम बना दिया था कि स्कूल के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं स्टेट के अंदर, वहाँ पे सिन्हाला बोली जाएगी, कॉलेजेस के अंदर सिन्हाला बोली जाएगी, पब्लिक एग्जामिनेशन में सिन्हाला बोली जाएगी, इवन दो कोर्ट्स के अंदर भी सिन्हाला लैंग्वेज ही क्या होगी, यूज़ की जाएगी। ये जो न्यू एक्ट था ना, इसको बहुत सारे लोगों ने अपोज किया। अब वो बहुत सारे लोग कौन से थे, तमिल स्पीकिंग मिनॉरिटी लोग, जो कि उस वहाँ पे नॉर्थ ऑफ द आइलैंड में क्या कर रहे थे, रह रहे थे। कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि देखिए, आइलैंड क्यों बोला, क्योंकि श्रीलंका जो है वो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए उसको आइलैंड बोला गया। तो जो श्रीलंका का नॉर्थ वाला एरिया था ना, जहाँ पे तमिल स्पीकिंग मिनॉरिटी लोग रह रहे थे, उन्होंने इस एक्ट को अपोज किया। व्हेन यू डिनाई मी माय लैंग्वेज सेड वन तमिल एमपी, मध्य प्रदेश के एक तमिल एमपी जो थे, उन्होंने क्या बोला कि जब आप मुझे मेरी लैंग्वेज बोलने से मना करेंगे, तो आप मुझे हर एक चीज़ से मना कर रहे हैं। यू आर होपिंग फॉर अ डिवाइडेड सिलियन, आप जो है वो श्रीलंका की डिवीजन की बात कर रहे हैं। उन्होंने वार्न किया, डू नॉट फियर, आई एश्योर यू, यू विल हैव अ डिवाइडेड, आप लोग जो हैं वो डरे मत, मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूँ कि अगर इसी तरह से सिन्हाला लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी गई, तो श्रीलंका जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अपोजिशन मेंबर्स जो था, हिमसेल्फ सिन्हाला स्पीकिंग, जो कि सिन्हाला बोलते थे, उन्होंने बोला कि इफ़ द गवर्नमेंट डिड नॉट चेंज इट्स माइंडसेट, उन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेगी, इस एक्ट को वापस नहीं लेगी, तो जो श्रीलंका है वो भी 2 स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगा और ये 2 हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, ये कौन बोल रहा था, ये एक सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन ही बोल रहा था। कई सालों तक जो सिविल वॉर था वो चलता रहा श्रीलंका के अंदर, हुज राइट्स रूट्स लाई इन द इम्पोजिशन ऑफ द सिन्हाला लैंग्वेज ऑन द तमिल स्पीकिंग मिनॉरिटी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गया था, किस चीज़ को लेके, कि सिन्हाला लैंग्वेज को प्रायोरिटी मिल रही थी और तमिल स्पीकिंग मिनॉरिटी को सप्रेस किया जा रहा था। सिविल वॉर का मतलब होता है जब एक ही कंट्री के अंदर किसी चीज़ को लेके लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। देन उसके बाद एक एंड अनदर साउथ एशियन country Pakistan was divided into when the Bengali speakers of the east felt that their language was being suppressed। एक साउथ एशियन कंट्री थी पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो था वो पहले एक ही था, लेकिन जब बांग्लादेशी को लगने लगा कि पाकिस्तान में उर्दू जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और हमारी लैंग्वेज को सप्रेस किया जा रहा है, यानी कि बंगाली को सप्रेस किया जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 नेशन बन गए। बाय कंट्रास्ट इंडिया हैज़ मैनेज टू सर्वाइव एज अ सिंगल नेशन, और बहुत सारे लोग जो थे वो ऐसा सोचते थे कि इंडिया जो है वो एज अ सिंगल नेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इन पार्ट बिकॉज द मैनी रीजनल लैंग्वेजेस वर गिवन फ्रीडम टू फ्लोरिश। वहाँ पे भी बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है उसकी डिवीजन हो जाएगी, इस तरह से लोगों का मानना था। देन उसके बाद कहाँ बोला जा रहा है, हैड इन हिंदी बीन इम्पोज ऑन साउथ इंडिया, तो अगर हिंदी को साउथ इंडिया के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता, उस जैसे उर्दू को इम्पोज कर दिया गया था ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश वाला पार्ट था, और सिन्हाला को श्रीलंकन तमिल बोलने वाले लोगों के ऊपर इम्पोज किया गया। तो अगर इंडिया के ऊपर भी ऐसा हो जाता, तो इंडिया भी सिविल वॉर, इंडिया के अंदर भी सिविल वॉर देखने को मिलती और वहाँ पे भी इंडिया जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को इस चीज़ का पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट को जो है वो नहीं उनकी डिवीजन होने दी, बिकॉज अगर एक बार इंडिया में के अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन जाती तो इंडिया भी क्या हो जाता, फ्रेगमेंटेड हो जाता, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। रेदर दे हैव डिपेंड दिस यूनिटी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस यूनिटी को बनाए रखा। वंस द फियर ऑफ वंस लैंग्वेज बीन सप्रेस्ड हैज़ गॉन, एक बार जब लोगों को अपनी लैंग्वेज को दबने का डर जो है वो उनसे चला जाता, तो डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो थे वो एक नेशन के अंदर रह पाते और वहाँ की यूनिटी को बनाए रखते, जहाँ जैसे कि इंडिया के अंदर हुआ था। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि श्रीलंका के लोगों के ऊपर सिन्हाला लैंग्वेज जो थी वो किस तरीके से थोपी जा रही थी। अगर ऐसी ही चीज़ इंडिया के ऊपर की जाती तो मैक्सिमम इंडिया के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स थे वो भी डिवाइड होने की डिमांड करते, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा होने से रोक दिया और उन्होंने इंडिया की यूनिटी को और
और ज़्यादा क्या कर दिया, डिपेंड कर दिया, जिससे इंडिया जो है वो आज एक बहुत बड़ा नेशन बन चुका है और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन जो है वो उस कंट्री के अंदर रह रहे हैं। तो ये था आपका आज का चैप्टर, यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।